साथियों, आज हम सुनने जा रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग और इसका भाग 4, जिसका शीर्षक है फीनिक्स की स्थापना। सबसे पहले तो मैंने वेस्ट से बात की। मुझ पर सर्वोदय का जो प्रभाव पड़ा था वो मैंने उन्हें सुनाया और सुझाया कि इंडियन ओपिनियन को एक खेत पर ले जाना चाहिए। वहाँ सब अपने खान पान के लिए आवश्यक खर्च समान रूप से ले लें, सब अपने हिस्से की खेती करें और बाकी समय में इंडियन ओपिनियन का काम करें। वेस्ट ने इस सुझाव को स्वीकार किया। हर एक के लिए भोजन आदि का खर्च कम से कम 3 पौंड हो ऐसा हिसाब बिठाया। इसमें गोरे काले का भेद नहीं रखा गया था। लेकिन प्रेस में तो लगभग 10 कार्यकर्ता थे। एक सवाल ये था कि जंगल में बसना अनुकूल होगा या नहीं, और दूसरा सवाल ये था कि सब खाने पहनने की आवश्यक सामग्री बराबरी से लेने को तैयार होंगे या नहीं। हम दोनों ने ये निश्चय किया कि जो इस योजना में सम्मिलित न हो सके वे अपना वेतन ले, और आदर्श यह रहे कि धीरे धीरे सब संस्था में रहने वाले बन जाएं। इस दृष्टि से मैंने कार्यकर्ताओं से बातचीत शुरू की। मदनजीत के गले तो ये उतरी ही नहीं। उन्हें डर था कि जिस चीज में उन्होंने अपनी आत्मा उंडेल दी थी वो मेरी मूर्खता से 1 महीने के अंदर मिट्टी में मिल जाएगी। इंडियन ओपिनियन नहीं चलेगा, प्रेस भी नहीं चलेगा और काम करने वाले भाग जाएंगे। मेरे भतीजे छगनलाल गांधी इस प्रेस में काम करते थे। मैंने वेस्ट के साथ उनसे भी बातें की। उन पर कुटुंब का बोझ था, किंतु उन्होंने बचपन से ही मेरे अधीन रहकर शिक्षा प्राप्त करना और काम करना पसंद किया था। मुझ पर उनका बहुत विश्वास था। अतएव बिना किसी दलील के वे इस योजना में सम्मिलित हो गए और आज तक मेरे साथ ही हैं। तीसरे, गोविंद स्वामी नामक एक मशीन चलाने वाले भाई थे। वे भी इसमें शरीक हुए। दूसरे, यद्यपि संस्थावासी नहीं बने, तो भी उन्होंने ये स्वीकार किया कि मैं जहाँ भी प्रेस ले जाऊंगा वहाँ वे जाएंगे। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस तरह कार्यकर्ताओं से बातचीत करने में 2 से अधिक दिन लगे होंगे। तुरंत ही मैंने समाचार पत्रों में एक विज्ञापन छपवाया कि डरबन के पास किसी भी स्टेशन में लगी हुई जमीन के एक टुकड़े की जरूरत है। जवाब में फिनिक्स की जमीन का संदेशा मिला। वेस्ट के साथ मैं उसे देखने गया। 7 दिन के अंदर 20 एकड़ जमीन ली। इसमें एक छोटा सा पानी का नाला था और नारंगी तथा आम के कुछ पेड़ थे। पास ही 80 एकड़ का दूसरा एक टुकड़ा था। उसमें विशेष रूप से फलों वाले पेड़ और एक झोपड़ा था। थोड़े ही दिनों बाद उसे भी खरीद लिया। दोनों को मिलाकर 1000 पौंड दिए। सेठ पारसी रुस्तम जी मेरे ऐसे समस्त साहसों में साझेदार होते ही थे। उन्हें मेरी ये योजना पसंद आई। उनके पास एक बड़े गोदाम की चद्दरें आदि सामान पड़ा था, जो उन्होंने मुफ्त दे दिया। उसकी मदद से इमारती काम शुरू हुआ। कुछ हिंदुस्तानी बढ़ई और सिलावट, जो मेरे साथ बोअर लड़ाई में भी सम्मिलित हुए थे, इस काम के लिए मिल गए। उनकी मदद से कारखाना बनाना शुरू किया। 1 महीने में मकान तैयार हो गया। वो लगभग 75 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा था। वेस्ट आदि शरीर को संकट में डालकर राज और बढ़ई के साथ काम करने लगे। फिनिक्स में घास बहुत थी, बस्ती बिल्कुल न थी। इससे सांपों का खतरा था। आरंभ में तो तंबू गाड़कर सब उन्हीं में रहे थे। मुख्य घर के तैयार होने पर 1 हफ्ते के अंदर अधिकांश सामान बैलगाड़ी की मदद से फिनिक्स लाया गया। डरबन और फिनिक्स के बीच 13 मील का फासला था। फिनिक्स स्टेशन से 2.5 मील दूर था। सिर्फ एक ही हफ्ता इंडियन ओपिनियन को मर्क्यूरी प्रेस में छापना पड़ा। मेरे साथ जितने भी सगे संबंधी आदि गए थे और व्यापार में लगे थे, उन्हें अपने मत का बनाने और फिनिक्स में भर्ती करने का प्रयत्न मैंने शुरू किया। ये सब तो धन संग्रह का हौसला लेकर दक्षिण अफ्रीका आए थे।
इन्हें समझाना कठिन काम था, पर कुछ लोग समझे। उन सब में मगनलाल गांधी का नाम अलग से लेता हूँ, क्योंकि दूसरे जो समझे थे वे तो कम ज्यादा फिनिक्स में रहने के बाद फिर द्रव्य संचय में व्यस्त हो गए। मगनलाल गांधी अपना धंधा समेटकर मेरे साथ रहने आए, तब से वे बराबर मेरे साथ ही रहे हैं। अपने बुद्धि बल से, त्याग शक्ति से और अनन्य भक्ति से वे मेरे आंतरिक प्रयोगों के आरंभ के साथियों में आज मुख्य पद के अधिकारी हैं, और स्वयं शिक्षित कारीगर के नाते मेरे विचार में वे उनके बीच अद्वितीय स्थान रखते हैं। इस प्रकार सन 1904 में फीनिक्स की स्थापना हुई, और अनेक विडंबनाओं के बीच भी फीनिक्स संस्था तथा इंडियन ओपिनियन दोनों अब तक टिके हुए हैं। पर इन संस्था की आरंभिक कठिनाइयाँ और उससे मिली सफलताएं विफलताएं विचारणीय है। उनका विचार हम दूसरे प्रकरण में करेंगे। मित्रों, अभी हम सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का भाग 4 और अध्याय 19, जिसका शीर्षक था फीनिक्स की स्थापना। इस किताब का अनुवाद श्री काशीनाथ त्रिवेदी जी ने किया। सत्य के प्रयोग के अगले भाग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।